हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको पेपर 2 का सॉल्यूशन सिखाया था। अगर वो पार्ट आपने मिस किया है तो उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। इसमें से कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है? तो फर्स्ट है साइट्रिक फ्रूट्स, यानी कि वो एसिडिक होंगे। सेकंड है लेमन जूस, वो भी एसिडिक होता है। फिर है वॉशिंग सोडा, तो वो बेसिक होता है। और लास्ट वाला है NaCl का सॉल्यूशन, तो वो न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 2 में पूछा है विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन का मतलब देखो पीछे YNE आता है, और वहां पे सबसे जो फर्स्ट मेंबर होता है वो 2 कार्बन वाला होता है, और 2 कार्बन वाला होता है इथाइन। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए, इथाइन। क्वेश्चन 3 में पूछा है डैश इज और आर नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो फूड बनाते हैं, तो प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूरी होता है, क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, सनलाइट भी जरूरी होता है। हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द गिवन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है इफ 5 equal pieces of resistance wire having 5 ohm resistance are connected in parallel। हमारे पास 5 रेजिस्टेंस के वायर हैं, हर एक की वैल्यू हमें 5 ओम गिवन है। उन सबको हम पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R अपॉन N। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 रेजिस्टेंस है, उन सब की वैल्यू 5 है, तो हम वो 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 5 डिवाइड बाई 5 1 आ जाएगा। हम टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है, बिकॉज इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल बनती है। क्वेश्चन 6 में पूछा है जल्दी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इफेक्ट। जल्दी जो एक इंसान है उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, उसका रीजन क्या है? तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट है वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, सेकेंड है डिक्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ आई पावर, थर्ड है वीकनिंग ऑफ आइरिस, और फोर्थ है वीकनिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स। तो कभी भी आइरिस और ऑप्टिक नर्व्स वीक हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे सिलियरी मसल्स उसके वीक हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो थिन या तो थिक नहीं हो पा रही है। साथ साथ में जो आई लेंस है उसकी इलास्टिसिटी जा चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 2 गिवन। अब आते हैं हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 7 में पूछा है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय डैश एरेज प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे हेक्सागोनल दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे हेक्सागोनल। करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। व्हेन व्यूड फ्रॉम ईस्ट एंड, जब हम ईस्ट पे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो और अबाउट द वायर टर्न्स डैश इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। तो यहाँ पे आप जब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस केस में क्लॉकवाइज बनती है। ये आप लोगों का एक एग्जाम्पल भी है टेक्स्ट बुक का। तो सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है। 9th नंबर में पूछा है रेसिन एंड गम आर डैश पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो रेसिन और गम जो है एक्चुअल में एक्सक्रीटरी पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। 10th में पूछा है देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
फाउंड इन सोमेटिक सेल। तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन पेयर वाइज देखेंगे तो 23 की पेयर बनेगी, इसलिए हम टिक करेंगे यहाँ पे 23। फिर है फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर। तो m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u प्लेन मिरर के लिए, ये हमारा आंसर बनता है। फिर क्वेश्चन 12 में पूछा है डैश नॉन मेटल पजेसेस लस्टर। तो आयोडीन ऐसा है कि जिसके पास लस्टर है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे आयोडीन। अब आते हैं हमारे पास ट्रू और फॉल्स। ब्रोमीन इज अ गैस, ट्रू है। फिर है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न हर ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर ओव्यूल्स, ये भी सही है। इफ द सीरी मसल्स आर रिलैक्स्ड देन द आईलेंस इज थिन, ये भी सही है। क्वेश्चन 16 में है इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये गलत है, बिकॉज NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। फिर आते हैं आंसर इन 1 वर्ड्स एंड 1 सेंटेंस। Which gland is responsible to prepare body for emergency condition that is fight or flight? तो वो ग्लैंड को कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड, तो हम यहाँ पे एड्रीनल लिख देंगे। फिर पूछा है व्हाट इज देयर इन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो एक्चुअल में स्टिग्मा जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट आप लोग याद रखना। 19 में पूछा है इसमें से कौन सा मिसमैच्ड पेयर है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखोगे, दैट इज यहाँ पे फार साइटेडनेस के लिए कॉनकेव यूज किया जाता है, तो ये गलत है, वहां पे कॉन्वेक्स को यूज करते हैं। फिर 20 में पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज बनता है। तो ये तो एक न्यूमेरिकल है जिसका सॉल्यूशन हमने पहले भी किया था कि 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स से जो है 1 कूलम चार्ज बनता है। अब मैच द फॉलोइंग है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन पूछा है हमें मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन में हमारा लिसनिंग का फंक्शनिंग होता है, तो हम बी टिक करेंगे। हाइंड ब्रेन में सलाइवेशन कंट्रोल होता है, तो हम ए टिक कर देंगे। ग्रास जो है वो हमारा प्रोड्यूसर है, और काइट जो है वो हमारा टर्शियरी कंज्यूमर है। इस तरीके से सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होता है। अब है सेक्शन बी जिसमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं, जिसमें हमें एनी 9 लिखने होते हैं। फर्स्ट मतलब कि 25 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। फर्स्ट है CO2 और नेक्स्ट है NO2। हमें कैसे पता चलेगा कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के बाद यहाँ पे कंफर्म CO2 गैस ही निकली है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है वो ये है कि जब भी हम CO2 गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करते हैं, तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि व्हाइट कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट है कि NO2 ही गैस निकली है, वो कैसे कंफर्म करें, तो वहां पे हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं। जब भी मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को वहां पे हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे NO2 है, तो वो जो NO2 है वो एक्चुअल में क्योंकि मॉइस्ट है इसलिए वहां पे HNO3 की वजह से वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस पेपर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन 26 में पूछा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सिल्वर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और एक ऐसा मेटल जो हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है सोडियम। फिर 27 में पूछा है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता।
एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और CO2 में से कोई रिलीज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद स्मॉल अमाउंट में हीट जो है या तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। 28 में पूछा है, हाउ इज एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड बाय रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। अगर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म में क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमें पता है कि स्पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ थिक वॉल्स। स्पोर्स की जो वॉल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है। हेंस दे कैन इजीली सस्टेन हार्श कंडीशंस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स। इसकी वजह से कभी भी सेल का डिहाइड्रेशन नहीं होता। रिप्रोडक्शन वाया स्पोर फॉर्मेशन इज क्विक and many organisms germinate at once, hence this leads to a substantial increase in survival of species population. जब भी स्पोर्स के थ्रू जर्मिनेशन होता है तो एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जर्मिनेट होते हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सर्वाइवल का जो चांस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। 29 में पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का मतलब हम ह्यूमंस की ही बात कर ले या एनिमल्स की बात कर ले, क्यों वो न्यू इंडिविजुअल्स को रीजनरेशन के थ्रू बर्थ नहीं दे सकते। हम कैसे बर्थ दे सकते हैं, तो बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पे रीजनरेशन होता है, हम क्यों रीजनरेशन नहीं कर सकते, इसका हमें आंसर देना है। सो इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म टिश्यूज एंड स्पेशलाइज्ड सेल्स मेक अप डिफरेंट ऑर्गन्स एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन देयर बॉडी। हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स का फंक्शन भी डिफरेंट होता है। सो अ सिंपल रीजनरेशन कैन नॉट गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, हम जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, हम सिंपल रीजनरेशन कभी भी नहीं कर सकते। अब 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, a blurred image of an object is formed on the screen which is shown in the diagram। आपको यहाँ पे एक लेंस दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब what adjustment would you do in object distance and focal length of the lens to obtain clear distinct image on the screen। आप यहाँ पे देखोगे तो स्क्रीन से पहले ही इमेज बन रही है, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनती है। अभी हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इमेज जो है वो हमें परफेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट जो है वो बहुत ही जल्दी कन्वर्ज हो रही है, हमें उसको लेट कन्वर्ज करवाना है। लेट कन्वर्ज करवाना है मतलब कि हमें ये वाला जो पार्ट है जहां पे स्क्रीन और लेंस है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दे, दूसरा हम ये काम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्लोज में लेके जा सकते हैं टू दी लेंस, जिसकी वजह से इमेज जो है वो फर्दर राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तुम डिक्रीज कर दो, दूसरा तरीका ये है कि तुम फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दो। अब a student Bhavin has drawn an electric circuit as shown in figure to understand Ohm's law. His teacher Ashish Bhai said that a correction is necessary in the circuit. Correct and redraw the circuit. आपको एक यहाँ पे सर्किट दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं।
हमें उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है और करेक्ट इमेज ड्रॉ करनी है। तो पहला हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दैट इज बैटरी, क्योंकि बैटरी यहाँ पे जो ड्रॉ की गई है वो गलत है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैटरी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इस फॉर्म में होती है। पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव से खत्म होगी। फिर यहाँ पे हम करंट को शो कर देंगे। करंट हमारा ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। हमारे पास इसी तरीके से की भी है, फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ सही दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है। एक तो पहले क्या गलती थी, बैटरी की जो पोजीशन है वो गलत थी, बिकॉज इन्होंने नेगेटिव से ही स्टार्ट किया था और नेगेटिव पे ही खत्म किया था। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा बैटरी स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और कंप्लीट होती है नेगेटिव से। अब ये जो इन्होंने एमीटर पैरेलल में लगाया है वो गलती कर दी, क्योंकि पैरेलल के अंदर होता है वोल्ट मीटर, एमीटर कभी भी पैरेलल में नहीं लगता। यहाँ पे कि भी क्या जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वोल्ट मीटर में से कभी करंट पास नहीं होगा बिकॉज रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होता है। और अब यहाँ पे आएगा एमीटर, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा सीरीज में होता है। और इस तरीके से हमारा ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट होगा। तो ये मिस्टेक्स थी। फर्स्ट मिस्टेक थी ये बैटरी वाली, सेकेंड मिस्टेक थी ये वोल्ट मीटर वाली, थर्ड मिस्टेक थी ये हमारी एमीटर वाली। तो ये हमने रीड्रॉ कर दिया है। अब एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि सारे के सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अगर हम हमारे घर की बात करें, अगर हमने एक अप्लायंस को स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया तो दूसरे अप्लायंस के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि हम टीवी को चालू करेंगे तो फैन जो कंडीशन में था वही कंडीशन में रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि टीवी बंद किया तो फैन भी बंद हो गया। थर्ड पॉइंट में गिवन है कि करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है पूरे के पूरे सर्किट में, ठीक है। और साथ साथ में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कनेक्शन के अंदर वो हमेशा लेस हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस आप लोगों को याद रखने। अब 33 वाला क्वेश्चन लॉजिकल है। अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स मनल व्हाई आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस with metallic surface connected to the mains through a 3-pin plug and an electric bulb is connected to the mains with a 2-pin plug। आपने मेटेलिक सरफेस वाला एक अप्लायंस देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जिसको इस्त्री कहते हैं, उसकी 3 पिन प्लग होती है, लेकिन बल्ब की बात करें तो उसका 2 पिन वाला ही प्लग होता है। ऐसा क्यों? तो उसने रिप्लाई किया स्टूडेंट ने, 3-pin connection reduces the heating of wires connected in the circuit। मनल ने बताया कि हम 3 पिन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज उससे हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर हर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। तो ये जो मनल ने रीजन बताया क्या वो सही है, उसका हमें रीजन बताना है, सही है या गलत है दोनों। तो पहली बात तो ये है कि मनल ने जो ये रीजन बताया वो गलत है, बिकॉज 3 पिन वाला जो प्लग है उसका जो थर्ड पिन होता है वो एक्चुअल में कनेक्टेड होता है अर्थिंग वायर के साथ, और अर्थिंग का काम होता है शॉक से बचाना। हीटिंग इफेक्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों को याद रखना है। अब 34 नंबर का क्वेश्चन है, Why is garden considered as an ecosystem? गार्डन को क्यों इकोसिस्टम कहा जाता है? बिकॉज गार्डन का जो ग्रोथ है, वहां पे जो रिप्रोडक्शन है और जितनी भी एक्टिविटीज है वो अफेक्टेड होती है बाय दी अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक लाइट, विंड, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एंड एक्सेट्रा। इसलिए हम उसको कहते हैं इट इज एन इकोसिस्टम। अब पूछा है फूड वेब क्या है। तो जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है
तो उसको कहा जाता है फूड वेब। जैसे कि ग्रास जो फॉरेस्ट के अंदर ग्रो होता है वो क्या करता है, फूड बनाता है। फिर रैबिट जो है वो ग्रास को कंज्यूम करता है, फॉक्स जो है वो रैबिट को कंज्यूम करता है। जब फॉक्स मर जाता है तो वॉर्म्स जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं, मशरूम्स जो है वो उसकी बॉडी का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर है 36 के अंदर, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सप्लेन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो ब्लड है हार्ट में से एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार पास होता है, उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। जैसे कि एक सर्कुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा जो सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब 37 के अंदर पूछा है, वी यूज पावर सप्लाई ऑफ 2 डिफरेंट करंट रेटिंग्स एट अवर होम्स। हमारे घर पे 2 डिफरेंट करंट रेटिंग वाले पावर सप्लाई होते हैं। एक नॉर्मल वाला होता है जहाँ पे हमारा बल्ब कनेक्टेड होता है, फैन कनेक्टेड होता है, ठीक है, ट्यूबलाइट्स कनेक्टेड होती है। वो होता है 5 एम्पियर वाला जहाँ पे हम चार्जर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। दूसरा होता है 15 एम्पियर वाला सप्लाई जहाँ पे हम यूज करते हैं हैवी अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी। तो हम 2 अलग अलग टाइप की रेटिंग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज कुछ अप्लायंसेस को लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए तो उनके लिए 15 एम्पियर वाला सर्किट होता है, जिसको स्मॉल अमाउंट में करंट चाहिए उनको 5 एम्पियर वाला सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी के क्वेश्चन जिसमें से एनी 6 हमें अटेम्प्ट करने हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन विथ द रीजन। तो फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है, आप नोटिस करोगे तो 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रीजन के अंदर आप क्या करोगे, इन लोग इसकी डेफिनेशन लिख दोगे जो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। फिर इसके बाद वाला आप देखोगे तो Pb प्लस CuCl2 मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है और दूसरा है मेटल का सॉल्ट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट वाला आप देखोगे तो वहां पे मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। एक प्रोसेस ऐसी है जहां पे CH4 का कन्वर्जन CO2 में हो रहा है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरी प्रोसेस ऐसी है जहां पे O2 का कन्वर्जन हो रहा है H2O में जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो थर्ड वाला जो है वो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग यहाँ पे रीजन के फॉर्म में इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। अब 39 वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द लो एंड द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर सल्फाइड ओर्स विथ नेसेसरी इक्वेशन। हमें मिडल और जो लोअर रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन करना है उनके सल्फाइड ओर में से। तो जो लो रिएक्टिविटी वाला पार्ट है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं HgS वाला इक्वेशन, यानी कि जिसको सिनेबार कहा जाता है, मर्क्यूरी सल्फाइड। जब भी हम मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट करेंगे तो उसको कहा जाता है रोस्टिंग। तो जब भी उसको रोस्ट किया जाता है तो फर्स्ट केस में मर्क्यूरी सल्फाइड जो है वो कन्वर्ट होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड में और वहां से SO2 गैस रिलीज होती है। जब हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करेंगे तो वहां पे मर्क्यूरी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा और हमें लास्ट में मिल जाएगा प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी। और जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है उसके लिए हम रिएक्शन लिख रहे हैं ZnS का, जिसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। तो जब भी जिंक ब्लेंड को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वहां पे जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस रिलीज होती है। जब हम जिंक ऑक्साइड को फर्दर हीट करते हैं तो वहां से जिंक जो है सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन भी सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है।
40 नंबर का क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द 3 मेटल्स X, Y एंड Z, X reacts with cold water, Y reacts with hot water and Z reacts only with steam. Identify X, Y and Z and write chemical equation for the reaction with water and arrange them in the ascending order of reactivity. हमें टोटल 3 मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें से X सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाइट सिर्फ हॉट वाटर के साथ और Z जो है वो स्टीम के साथ, और उनके हमें रिएक्शन लिखने हैं। तो जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो सोडियम होता है। जब भी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। जो कोल्ड, फिर हमारे पास है हॉट वाटर, तो वहां पे मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। और स्टीम के साथ आयरन रिलीज, मतलब आयरन रिएक्ट करता है, वहां पे आयरन ऑक्साइड और फिर वापस से हाइड्रोजन रिलीज। और उनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है, Fe, Mg और Na। फिर है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये भी हमने बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो एनिमल और प्लांट में कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये थियरी मैंने ऑलरेडी बता दी है। आप लोग अपने नोटबुक में ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो लिख लेना। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। फिर पूछा है 42 के अंदर, एक्सप्लेन हाउ इज एम्ब्रियो formed in female and describe the stages till child birth। किस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्म होता है किसी भी फीमेल में, तो हम उसके डिफरेंट स्टेजेस देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन फीमेल्स फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, जो कनेक्टेड होती है यूट्रस और ओवरी के साथ। द यूट्रस इज मेड अप ऑफ मसल एंड इट इज स्ट्रेच टू अलाउ बेबीज ग्रोथ थ्रू आउट द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो यूट्रस होती है वो मस्क्यूलर होती है, वो स्ट्रेच हो सकती है। जब तक फीमेल प्रेग्नेंट है तब तक बेबी के ग्रोथ को वो अलाउ करेगी। एवरी मंथ वन ऑफ द ओवरीज इन टर्न रिलीज एंड एग विच पासेस स्लोली along the tube towards the womb cavity। एवरी मंथ जो है ओवरीज में से एग रिलीज होता है, जो वुम्ब कैविटी जो है वहां तक वो ट्रैवल करता है थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट का स्टेज आता है। बाय 25 डेज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन द बॉडी इज डेवलपिंग। ठीक है, 25 डेज के बाद बॉडी डेवलप होना स्टार्ट होती है। Head and trunk appear and tiny arm buds begin to form। हेड और ट्रंक दिखाई देने लगते हैं और छोटे आर्म बर्ड भी फॉर्म होने लगते हैं। बाद में लेग बर्ड्स भी बनते हैं। बिकॉज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट गवर्निंग सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, द एम्ब्रियोस बॉडी इज डिजाइंड फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ हेड एंड बैक। और लास्ट में बर्थ वाला जो स्टेज है उसके अंदर, इन द लास्ट वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी द बेबी लाइज हेड डाउनवर्ड्स एंड एज द हेड इज नॉर्मली द फर्स्ट पार्ट इमर्जिंग आउट एट बर्थ। जब भी बर्थ का टाइम होता है तो बेबी का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, और जब भी बर्थ होता है तो हेड ही सबसे पहले इमर्ज आउट होता है। चलो अब है 43 वाला, What happens if the egg is not fertilized? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? Then it is shredded off from the body and menstrual cycle takes place. Ovary releases one egg every month. At each time, the uterus also prepares itself to receive a fertilized egg. The endometrium lining becomes thick and spongy for carrying embryo. It would also nourish the embryo if head fertilization takes place. If the egg is not fertilized, this lining breaks. This results in discharge of blood and mucus through vagina.
अगर वहां पे वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वहां से ब्लड के साथ वो डिस्चार्ज हो जाता है। दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर अराउंड 5 to 7 days until all the debris of endometrium along with blood is discharged। ये जो साइकिल है वो 5 to 7 days तक चलती है, जब तक ब्लड के साथ सारा का सारा जो वेस्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होता। अब अगेन फिजिक्स पे आ जाते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट की साइज यानी कि HO गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, जो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गिवन है, मतलब कि U इज इक्वल टू -25। कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ होगी -15 सेंटीमीटर। हमें मिरर को कहाँ पे प्लेस करना है सो दैट शार्प इमेज बने? ऑब्वियसली हमें V निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है ही मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आप लोगों का याद हो तो टेक्स्ट बुक का 2nd नंबर का एग्जाम्पल है लाइट चैप्टर का। तो सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू आपको मिल जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। साथ साथ में आपको इमेज की हाइट निकालनी है, तो इमेज की हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। आपके पास HO है, आपको V मिल चुका है, आपके पास U है तो HI भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिखने हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। सिंपल है, जिसको भी रे डायग्राम ड्रॉ करना आता है उसको पता ही होगा कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं। अब हमेशा हम इंसिडेंट लाइट को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर से शो करते हैं। जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड पे है वो नेगेटिव होते हैं, राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंसेस सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। हाइट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस काउंट की जाती है। हाइट ऊपर वाली मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव की जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव कंसीडर की जाती है। अब 46 में पूछा है टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाई? क्यों टंगस्टन को बल्ब फिलामेंट के अंदर यूज किया जाता है? तो फर्स्ट रीजन है उसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल इट्स थर्मल कंपोनेंट ग्लो। जब भी हम इलेक्ट्रिकल हीटर की बात करते तो उसका तो कॉर्ड यानी कि वायर जो है वो ग्लो नहीं करता, लेकिन उसका थर्मल कंपोनेंट जो है वो ग्लो करता है। तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है किसी भी हीटर का वो एक एलॉय से बना होता है, उसका हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है। जब भी हाई रेजिस्टेंस वाले एलॉय में से करंट पास होगा तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। टेम्परेचर हाई चला जाता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लो करने लगता है। बिकॉज उसका रेजिस्टेंस हाई होता है इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जो हम कॉर्ड यानी कि वायर यूज करते हैं उसका कभी भी रेजिस्टेंस हाई नहीं होता। अगर हम वायर का ही रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा हीटिंग एलिमेंट तक? इसलिए वायर का कभी भी रेजिस्टेंस हाई नहीं रखा जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, उसकी वजह से वो ग्लो करता है। अब है सेक्शन डी के क्वेश्चन जो 4 मार्कर्स है, जिसमें से एनी 5 अटेम्प्ट करने। 47 के अंदर हमें पूछा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और उसके 2 यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में से क्लोरीन गैस को पास करें तो CaOCl2 जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको यूज करते हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। दूसरी जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज है वहां पे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। साथ साथ में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो मार्वेल पेपर नंबर 1 और मार्वेल पेपर नंबर 2 इसमें भी पूछा गया था। आप लोगों को अब तक तो ये याद हो चुका होगा कि कैसे वहां पे NaCl और H2O को मिक्स करके हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड
जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, वो बनता है। और बाद में क्लोरीन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ये तो 4 से 5 बार मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग यहां से नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आइसोमरिज्म, ये एक नया क्वेश्चन है। स्टेट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? जब किसी कंपाउंड के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने की कैपेसिटी है, उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। जैसे कि हमें यहाँ पे पेंटेन के बनाने हैं आइसोमर्स, तो एक स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं? हमारा नॉर्मल पेंटेन वाला, जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, जिसको एन पेंटेन कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर हम कैसा बना सकते हैं कि हमने यहां से CH3 को हटा के सेकेंड वाले कार्बन के साथ CH3 को कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 2-मिथाइल ब्यूटेन। और तीसरा स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से बनाया, प्लस जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो जब हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं विथ सेम केमिकल फॉर्मूला, उस चीज को हम कहते हैं आइसोमरिज्म्स। अब एक्सक्रीशन क्या होता है और हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। अगेन ये भी हमने मार्वेल का पेपर नंबर 2 है उसमें डिस्कस किया था। आप लोगों को सारी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पता ही होगी। किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर आउट होता है, किडनी का शेप कैसा होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है ही। और डायग्राम भी आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वैसा ही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। सिंपल है, 4 मार्क्स में ये रिपीटेडली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 51, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज। अगेन ये वाला क्वेश्चन हमने मल्टीपल टाइम्स कंप्लीट कर दिया है। मार्वेल के अंदर भी ये वाला सेम पार्ट आया ही था हमारे पास। ठीक है, कि ग्लूकोज कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम ह्यूमन मसल सेल की बात करें और वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी यानी कि फटीग फील होगा। और अगर हमारे पास एक गुड अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वहां पे CO2, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोगों को XYZ के फॉर्म में भी मार्वेल पेपर के अंदर पूछा था। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज व्हेन आर्यन गॉट हिज आई चेक्ड, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हिम टू वेयर स्पेक्टेकल्स ऑफ पावर -2 डायोप्टर। अब देखो -2 डायोप्टर है मतलब कि दूर के नंबर है, दूर के नंबर है मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्वेक्स लेंस आएगा, और इसको कहा जाता है मायोपिया। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से ही पता चल जानी चाहिए। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन स्टेट द डिफेक्ट ऑफ आई। तो डिफेक्ट ऑफ आई मैंने आपको बता दिया क्या है? मायोपिया है। सेकंड पूछा है वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन दिस डिफेक्ट। तो मायोपिया में जो हमारी इमेज है वो बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। थर्ड में पूछा है स्टेट 2 रीजंस, क्यों ऐसा होता है। तो फर्स्ट रीजन है डिक्रीज इन फोकल लेंथ, जो हमारे आईज की जो देखने की कैपेसिटी है, फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल। हमारा जो आई बॉल है वो एलोंगेटेड हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये हमारे 2 रीजन हो। हाउ कैन दिस डिफेक्ट बी करेक्टेड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। अब 53 लॉजिकल क्वेश्चन है। अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली फिगर है लेफ्ट वाली, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन विच प्लेन इज करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर प्लेस्ड पासिंग थ्रू पॉइंट ए सो दैट मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास will not show deflection
एंड इन विच कंडीशन द डिफ्लेक्शन वुड बी मैक्सिमम। हमें पॉइंट ए में से करंट इस तरीके से पास करना है कि एक केस में नो डिफ्लेक्शन आए, दूसरे केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए, और हमें उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है। तो दो तरीके से करंट जा सकता है, या तो उसी प्लेन ऑफ पेपर में हम ऐसे ऊपर की तरफ करंट को पास करवा दे, या तो उसी प्लेन से परपेंडिकुलर, मतलब कि इनटू दी प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम ऐसे क्रॉस करके शो करते हैं, मतलब कि करंट नीचे अंदर की तरफ जाएगा प्लेन ऑफ पेपर में, उस तरीके से करंट पास करवा दे। तो जब भी हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर पास करेंगे तो उस केस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को देखो यहाँ पे भी गिवन है कि जब भी प्लेन ऑफ पेपर से परपेंडिकुलर जाएगा करंट इस तरीके से, यहाँ पे प्लेन ऑफ पेपर है और उससे परपेंडिकुलर अगर करंट जाता है तो उस केस में जो डिफ्लेक्शन है वो होता है हमारे पास मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। लेकिन जब भी हम प्लेन ऑफ पेपर से पैरेलल ही यानी कि उसी प्लेन में जब हम करंट को पास करेंगे तो उस केस में होगा नो डिफ्लेक्शन। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। अब सेकंड वाला जो है उसमें पूछा है ए बी इज अ करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग वायर हमें गिवन है। हमें पूछा है व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2 and then at which point will the strength of magnetic field will be greater। हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो अगर आप लोग करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब रखोगे तो Q पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आएगी और P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आएगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ आती है तो हम उसको ऐसे शो करते हैं, और P पॉइंट पे जब वो अंदर जाएगी तो उसको हम ऐसे शो करेंगे। हमें गिवन है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कम हो जाएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट Q पॉइंट इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। अब डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगेन आप लोगों को पता है कि ये एनवायरमेंट वाला क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रॉपिक लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। 10% एनर्जी वाला प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से उसको नोट करके भी लर्न कर सकते हो। आई होप आप लोगों को परफेक्टली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम पेपर नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ। Until then, goodbye and have fun। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।